नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा से सीएम योगी की मुलाकात और जेपी नड्डा के हो रही है। थोड़ी देर के बाद अब राष्ट्रपति से भी सीएम योगी की मुलाकात होनी है। तो बड़ी जानकारी है, यूपी चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव है। हालांकि अब चर्चा में और किन बातों का जिक्र हुआ है इसके लिए और इंतजार, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति से भी सीएम की मुलाकात होनी है। तो बड़ी जानकारी है, कल गृहमंत्री के साथ मुलाकात की मुख्यमंत्री ने, आज प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई, फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात और अब राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होनी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री के द्वारा यह मुलाकात की गई है, जिसमें यूपी चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव है। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। अब से थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी है, लगातार बैठकों का सिलसिला आप देख रहे हैं कि जारी है। बैठक लगातार चल रही हैं और पीएम मोदी के बाद अब जेपी नड्डा से मुलाकात मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात मुख्यमंत्री के द्वारा हुई है और अब से कुछ देर के बाद जानकारी यह है कि राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हो चुकी है और अब राष्ट्रपति के साथ मुलाकात मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो जेपी नड्डा के आवास पर सीएम के द्वारा मुलाकात की गई है। उस वक्त की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जेपी नड्डा से जब मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। चूंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी साल आप मान के चलें कि शुरू हो चुका है और उसके बाद अपनी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है। राजधानी लखनऊ से बैठकों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक आप देख रहे हैं कि लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ में भी आपने देखा कि 2 दिन तक लगातार बैठक चली थी, जहां पर प्रभारी और संगठन मंत्री, इसके अलावा सभी के साथ 1-to-1 चर्चा हुई थी, जिसमें विधायकों के, मंत्रियों के, इन सभी के फीडबैक लिए गए थे। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री खुद 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं राजधानी दिल्ली, जहां कल गृहमंत्री के साथ मुलाकात का जो दौर शुरू हुआ है वो अभी तक जारी है। यानी कि अब राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि लगातार जो सरगर्मियां इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई चल रही हैं उसको और बल मिलता हुआ दिख रहा है। और अब देखना यह है कि इन मुलाकातों का ये जो दौर अब तक चला है या अभी भी जो जारी है, इसके बाद आगे निकलकर क्या कुछ सामने आता है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से। अगर आप इसको समझें तो ये बेहद अहम है। जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि पहले गृहमंत्री के साथ मुलाकात होना, फिर प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होना, फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होना और फिर राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होना, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बड़ी और अहम जानकारी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। बाबा, हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 3 तस्वीरों से आप समझिए कि यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली तस्वीर आप देख लें, प्रधानमंत्री के साथ जो कि मुलाकात आज हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री के साथ मुलाकात कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई थी जब दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये वो उस वक्त की तस्वीर जो कि ट्वीट भी मुख्यमंत्री ने की थी और गृह मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, ये बात ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखी थी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भी मुख्यमंत्री का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए उनका आभार जताया और जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात की जारी है। उसके बाद राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात होनी है। ये तीनों ही तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। अगर आप इन तीनों तस्वीरों को देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़े संकेत दे रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक तो पार्टी चुनावों में अब अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ उतरने वाली है। दूसरा महत्वपूर्ण ये भी है कि मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार या कुछ फेरबदल की जो अटकलें चल रही थी, निश्चित तौर पर उस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है और इसलिए शीर्ष नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री की ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम होती है। हालांकि अब अंदर खाने चर्चा क्या हुई है, इसका इंपैक्ट क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति से अगर आप इसको जोड़कर देखें तो वहां पर इसका असर होगा क्या, मंत्रिमंडल पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या विस्तार मंत्रिमंडल के अंदर होगा, जो कयास लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में देखने वाले होंगे। लेकिन अब ये चूंकि मुलाकातों का दौर चल रहा है तो इसलिए इसके मायने अपनी अपनी तरह से लोग निकाल रहे हैं और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने आप में जो आप इस समय देख रहे हैं। जो कि मुलाकात कल से गृह मंत्री के साथ शुरू हुई, आज प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात, उसके बाद फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात और अब राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात मुख्यमंत्री को करनी है। इसलिए
बेहद अहम हैं ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। तो लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। आप देख के अंदर कई राजनीतिक परिवर्तन की भी बातें आपने सुनी होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और खास तौर से लगातार अब चूंकि चुनाव के वर्ष में हर एक को साधना और हर एक तबके तक पहुंचना, ये भी लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है, और इस वजह से भी ये मुलाकात बेहद अहम है, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी है, यूपी बीजेपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर। जितिन प्रसाद को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा ए.के. शर्मा और जितिन प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। हालांकि जुलाई में आपको बता दें कि एमएलसी जितिन प्रसाद बनते हैं और ए.के. शर्मा और जितिन प्रसाद को फिर मंत्रिमंडल के अंदर भी जगह मिल सकती है। अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि ए.के. शर्मा को लेकर के कई दिनों से चर्चा है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। बहुत लंबी चर्चा जब वो शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में उस समय से चल रही, लेकिन जितिन प्रसाद चूंकि अभी 2 दिन पहले ही शामिल हुए हैं और उनको भी मंत्री बनाया जाना, ये चर्चा भी अब शुरू हो चुकी है, तो बेहद अहम है। और चलिए अब बातचीत करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। विजय, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो मुलाकातों का दौर देखा है वो अभी भी जारी है, चूंकि जेपी नड्डा के साथ मुलाकात और उसके बाद राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात होनी है, लेकिन जानकारी इन सबके बीच में ये भी है कि ए.के. शर्मा और इसके अलावा जितिन प्रसाद को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये जानकारी भी अब सामने आ रही है और इसको भी सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि ऐसा होगा। क्या जानकारी है आपके पास, और ये जो मुलाकातों का दौर हम लोग देख रहे हैं, इसके मायने क्या समझे जाएं? देखिए, यहाँ पर 3 मुलाकातें अहम हैं, जिसमें अमित शाह के साथ जो मुलाकात हुई है वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी के साथ में जो मुलाकात हुई है वो अहम है, और जेपी नड्डा के साथ जो मुलाकात है वो काफ़ी अहम है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किस तरह की वहाँ बातचीत हुई है, किस तरह के सवाल जवाब हुए हैं, अगर उसके बारे में मैं जिक्र करूँ तो यहाँ पर सीधे तौर से जो कल मुलाकात हुई थी उसमें सीधे तौर से बातचीत जो हुई थी वो BL संतोष की रिपोर्ट पर हुई थी, जिसमें कई सारे सवाल अमित शाह के जरिए से किए गए मुख्यमंत्री से, जिसमें ये पूछा गया कि कई सारे मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि उनके विभाग में आपका लगातार इंटरफेरेंस रहता है और लगातार जो है वो इन सब चीज़ों को लेकर के आपकी जो वहाँ पर बातचीत और जो अधिकारियों के साथ में पूरा समन्वय है वो मंत्रियों के साथ में नहीं हो पाया है, ऐसा मंत्रियों ने शिकायत की है। इसके अलावा विधायकों की भी शिकायतों को लेकर के साफ तौर से कहा गया कि जो विधायकों की भी शिकायत ऐसी है कि जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भाजपा के विधायक और भाजपा के नेताओं के साथ में जो समन्वय है या जो उनकी बातें हैं वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कार्यकर्ताओं की भी यही शिकायत रही है। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल जवाब रहा, और सबसे आखिर में पंचायत चुनाव के रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर बातचीत हुई कि अगर सब कुछ अच्छा था तो पंचायत चुनाव के रिजल्ट्स क्यों नहीं बेहतर आ सके, क्या कारण रहा, इसको लेकर के पूरी बातचीत हुई है। तो यहाँ पर जो बातचीत रही है मुख्यमंत्री की, उन्होंने साफ तौर से बताया कि पंचायत चुनाव के रिजल्ट्स का ना आना सबसे बड़ा कारण किसानों का आंदोलन, जो कि लगातार किसान बिल को लेकर के नरेश टिकैत का जो लगातार आंदोलन चल रहा है वो महत्वपूर्ण और जिम्मेदार है। इसके अलावा कोविड काल के दौरान जिस तरह से घटनाक्रम रहा है वो कहीं ना कहीं जनता के अंदर आक्रोश लेकर के आया है, और यही वजह रहा कि पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में नहीं रहा। और सीधी सी बात उन्होंने ये कही कि ब्यूरोक्रेट्स के अलावा यहाँ पर उन्होंने इस बात पर लगाम लगाई है कि भ्रष्टाचार न हो सके, अन्य विभागों में भी काम जो है वो सुचारू रूप से हो, तेजी के साथ विकास हो। इन तमाम चीज़ों की वजह से जो ये नाराजगी जो है वो देखी जा रही है, और जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो अपने क्षेत्र में अपराध करना चाहते हैं, और इस पर जब रोक लगाई गई है तो वो नाराजगी यहाँ पर सामने आई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर, लेकिन विजय मुझे ये बताएं कि क्या ये जो चर्चा या फिर ये जो बैठकों का जो दौर है, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहुंचना, मुलाकात करना, पहले गृहमंत्री के साथ फिर प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात का होना, फिर बीजेपी के अध्यक्ष के साथ मुलाकात जारी और फिर राष्ट्रपति से मिलना, लेकिन ये दौरा पहले से प्रस्तावित नहीं था। अचानक से मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा होता है, दिल्ली का आना, और फिर BL संतोष जो कि वाराणसी में मौजूद थे उनको भी अचानक से बुलाया जाता है, मुख्यमंत्री के साथ बैठक होती है और फिर मुख्यमंत्री यहां आते हैं। क्या सिर्फ ये जो रिपोर्ट कार्ड गया है उसके ऊपर चर्चा के लिए ये बैठकों का दौर है, या रणनीति पहले से तय हो चुकी है, फाइनल मोहर लग रही है और वहां से होगा उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलेगा? विजय, इसको थोड़ा स्पष्ट करें।
हाँ, देखिए यहाँ पर दो समीकरण बड़ी तेजी के साथ में मूवमेंट हुए हैं। सबसे पहला समीकरण ये कि पंचायत चुनाव का रिजल्ट्स का इंतजार था केंद्रीय संगठन को, क्योंकि इसके पहले भी जो मंत्रिमंडल विस्तार था वो इसी वजह से टला था, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का यही कहना था कि जो समन्वय पंचायत चुनाव नज़दीक है और ऐसे में जो मौजूदा समय में जो लोग हैं अगर इनको यहाँ से वहाँ कहीं भी किया गया तो वो नाराज़गी जो है वो देखने को मिल सकती है और ये जो पंचायत चुनाव का रिजल्ट है वो अपने पक्ष में नहीं आ सकता है। हालांकि सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो एक नाराजगी है वो शुरू से ही रही है इस बात को लेकर के कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो बाकायदा भाजपा के किसी भी अधिकारी नेता की नहीं सुनते हैं, या जिन विषयों को लेकर के वो जाते हैं वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की उन्हें नाराजगी झेलनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें बड़ी अहम रही, लेकिन इन सब के बीच में कई सारे घटनाक्रम ऐसे रहे हैं जिसमें सहयोगी दल जो हैं, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक में है और ऐसे में एक बड़ा दबाव था जब प्रभारी राधा मोहन सिंह यहाँ पर आए थे, यहाँ पर राज्यपाल के साथ मुलाकात रही और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात रही, तो इस बात की चर्चा बड़ी तेजी के साथ उठी कि अब यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार की जो एक लिस्ट है केंद्र की तरफ से सौंपी गई है, क्योंकि जो सारा समन्वय है प्रदेश का कि किस दल के साथ गठबंधन होना है, किस दल के साथ गठबंधन नहीं होना है। जैसे कि संजय निषाद ने एक बात साफ कही कि यहाँ पर जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी तो मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कहा कि भाई आपका गठबंधन जो है वो ऊपर से हुआ है, तो इस विषय में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। और जिस तरह से संजय निषाद ने बताया कि उन्हें एक राज्यसभा सीट की बात कही गई थी, मंत्रिमंडल में भी उन्हें एक विधान परिषद के साथ एक मंत्रिपरिषद, एक मंत्रालय के देने की बात कही गई थी। आशीष पटेल की बात कर लें, अनुप्रिया पटेल के साथ जब गठबंधन हुआ था तो पहली बार में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, लेकिन दूसरी बार उन्हें विधान परिषद और एक कैबिनेट की बात कही गई थी। और तो AK शर्मा का जब यहाँ पर आया और ये हुआ कि यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें देने की बात हो सकती है, तो इन तमाम अटकलों के बीच में कई सारी चीजें ऐसे भी हैं, जैसे गोरखपुर का अगर हम राजनीतिक समीकरण देखें तो संजय निषाद के साथ कभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समन्वय हो नहीं पाया था। वो पहले भी जब वो लोकसभा चुनाव लड़ते थे तो वहाँ का एक जो क्षेत्रीय वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं हमेशा ही समीकरण को बनाने बिगाड़ने में एक दूसरे के खिलाफ ये लगे रहते थे, लेकिन जब अब गठबंधन हुआ तो कहीं ना कहीं भाजपा में इन्हें शामिल करना था, अपने साथ मंत्रिमंडल में लेके चलना था और तमाम चीजें ऐसी थी जो कि उन्हें करना था। लेकिन यहाँ पर उस लिस्ट में इनका नाम होना कहीं ना कहीं इन्हें भी अखर रहा था। तो जो एक वहां पर एक लिस्ट तैयार हुई है जिसमें सहयोगी गठबंधन दलों के भी नाम है जो केंद्र से तैयार की गई है, तो उस लिस्ट को फाइनल ना कर पाना यह मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी परेशानी का कारण यह था कि कई से उनका समन्वय सीधे तौर से नहीं था, यानी कई सारे ऐसे लोग थे जो उनसे सीधे ना बात करके सीधे सेंट्रल से गवर्न करते थे, यानी सेंट्रल से उनकी मजबूती थी और वहां से उस मजबूती के साथ में यहाँ पे मंत्रिपरिषद में वह स्थान पा रहे थे। तो ये एक जो समीकरण था वो मंत्रिमंडल विस्तार को नहीं करवा पाया और लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि विजय देखिए आपने समीकरण की बात की, देखिए हमारे साथ दो सहयोगी और जुड़ गए हैं। सुशील हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ रहे हैं और वाराणसी से हमारे साथ संतोष ओझा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील मैं आपके पास आ जाता हूं, चूंकि अभी विजय ने बहुत विस्तार पूर्वक इन बातों को समझाया है, लेकिन अगर गोरखपुर के लिहाज से भी, AK शर्मा के लिहाज से भी, और अगर ये जो बैठकों का दौर है इसको मैं समझना चाहूं, वहां पर क्या समीकरण आपको नजर आ रहे हैं और क्या हम ये मान के चलें कि जो सुबुगाहट अब तक थी उस एरिया के हिसाब से भी, अगर हम समझे उस क्षेत्र के हिसाब से भी, तो क्या उस पर लग रहा है कि फाइनल मोहर लग जाएगी अब, चूंकि ये बैठक तो हम लोग देख ही रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है। सुशील बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने और निश्चित रूप से हमारे सहयोगी विजय मिश्रा जी ने भी बताया कि किस तरीके से जो समीकरण का खेल चल रहा है और जिस तरीके से सियासत एक बैग जो है सियासत में हलचल पैदा हो गई है और लगातार CM योगी आदित्यनाथ का देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात, JP नड्डा से मुलाकात और तमाम संगठनों के साथ बैठ करके मुलाकात, ये अपने आप में बेहद जो है कहीं ना कहीं बेहद अहम बैठक है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गोरखपुर में जो निषादों का बहुबाहुल्य जो बेल्ट है उसको लेकर के भी जो है डॉक्टर संजय निषाद से भी कल मुलाकात हुई है अमित शाह की, और आज भी मुलाकात है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उनकी बैठक है, मीटिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर से जो एक निषादों का बेल्ट और नेता कहा जाने वाला डॉक्टर संजय निषाद, क्योंकि पिछली बार अलायंस जो है BJP के साथ हुआ था और उनके बेटे को संत कबीर नगर से जो है चुनाव लड़ाया गया था, उन्हें जीत भी मिली थी। तो निश्चित रूप से जो उनकी मांगे थी डॉक्टर संजय निषाद या तमाम जो निषादों की जो मांगे थी आरक्षण को लेकर के या तमाम मुद्दों को लेकर के, वो किसी भी चीज़ों पर बीजेपी खरी नहीं उतर पाई, जिसको लेकर के वो भी नाराज है। और कह सकते हैं कि ये बैठकों का जो दौर है वो कहीं ना कहीं अपने जो रूटे हैं उनको मनाने के लिए भी हो सकता है और एक जो इनपुट मिला होगा उस इनपुट के आधार पर ये बैठकों का जो दौर शुरू हुआ है और जो बड़े बड़े नेता है जो अलायंस के जो इनकी हैं उनको बुला करके उनको समझाने की कवायद की जा रही होगी, या फिर तमाम उनके जो मुद्दे हैं, जो नाराजगी है, उनको दूर करने की जो कवायद शुरू की गई है, उसको लेकर के डॉक्टर संजय निषाद की मुलाकात कल हुई थी अमित शाह से और आज देश के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है। तो ऐसे में हम माना जा सकता है कि ये बैठक काफ़ी अहम है
क्योंकि अचानक ये जो बैठकों का जो दौर शुरू हुआ है, ये जो समीकरण बनाने का दौर शुरू हुआ है, इससे ये बात जरूर कह सकते हैं कि अब जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी पूरी तरह से रणनीति बनानी शुरू कर दी है और कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। और चूंकि जो बात पूर्वांचल को लेकर के भी उठ रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो इस तरह की पार्टियां वो काफ़ी अहम रोल निभाती हैं, तो उसको लेकर के ये उनको जो नाराज लोग हैं उनको मनाने की बात कही जा रही है और बैठकों के दौर पे एक पूरी समीकरण बना करके और एक नए सिरे से बीजेपी सामने आएगी। इसको लेकर के कहीं ना कहीं इन बैठकों को देखा जा सकता है। डॉक्टर संतोष ओझा, देखिए चर्चा तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है, लेकिन बनारस के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूं तो वहां पर इन बैठकों को एक तो आप वहां पर कैसे देख पा रहे हैं, चर्चाएं क्या हो रही हैं, क्योंकि बहुत तरह के कयास हैं, बहुत तरह की बातें हैं, फाइनल अब डिसीजन होता क्या उसके लिए तो हम सबको इंतजार करना है, लेकिन चर्चाएं क्या है, जानकारी क्या आपके पास डॉक्टर संतोष ओझा? देखिए आयुष, उसमें दो राय नहीं है कि ये जो बैठकों का दौर है ये राजनीति से हटके एक नए दिशा की भी बात कर रही है। जो चर्चा बनारस के बड़े नेताओं में है वो ये है कि निश्चित तौर पे प्रदेश के साथ एक बड़ी खबर आने वाली है और वो खबर लोगों को शॉक्ड करेगा। जहाँ तक लोगों की संभावनाएं हैं वो ये है कि लोगों को मनाने के लिए जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ करने की कवायद की जा रही है, ये एकदम सही है। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी बड़ी खबर है, वो इस खबर पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और हमें लगता है कि वो खबर शायद पक्की भी हो के आएगी। दूसरी ओर हम एक तरफ यदि आए, चाहे वो AK शर्मा हो जो एक जाति विशेष या ऐसे कह लें भूमिहार जाति से आते हैं, फिर उसके बाद जतिन प्रसाद का आना जो ब्राह्मण जाति से हैं। यदि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये दो जातियां ऐसी थी जो बीजेपी सरकार से, खास करके योगी सरकार से नाराज चल रहे थे और यही समीकरण ये बताती है कि इन लोगों को खुश करने का या ये कहा जाए कि मंत्रिमंडल में जगह देके इनको उस क्षति को पूर्ति करने का प्रयास किया जाएगा। एक जो और बड़ी बात सामने आ रही है कि निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होनी है या ये कहा जाए कि जो एक्सटेंशन होना है वो एक्सटेंशन न केवल आश्चर्यजनक होगा बल्कि लोगों को खुश करने का भी प्रयास होगा। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या तमाम ऐसे नेता हैं जो पार्टियों को छोड़ गए हों आरोप लगा के, या फिर हम अपना दल की बात कर लें, अनुप्रिया पटेल जैसे नेताओं की बात कर लें, तो निश्चित तौर पर यह देखा जा रहा है कि ये नेता अभी भी बीजेपी से आस लगाई है इस बात को लेके कि उनकी जो दावेदारी है, उनकी जो हिस्सेदारी है, वो दावेदारी और हिस्सेदारी और बढ़ाई जाए, सीटों की संख्या उन्हें दी जाए, उनको और महत्वपूर्ण पद दिए जाएं। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात जो है वो 2022 की जो कवायद है या ये कहा जाए कि जो संग्राम की उद्घोष है, शंखनाद है, वो पूरी तरीके से बीजेपी कर ली है। अब देखने की बात होगी कि 4 बजते बजते वो सीन आएगा जिस ओर हम इशारा करना चाह रहे हैं। हालांकि ये जल्दीबाजी हो जाएगा। समीकरण जो बदलाव के हैं आयुष जी, निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि अब ये एक पहलू है, इससे भी बड़ी खबर एक आने वाली है, इंतजार कुछ घंटों का। बिल्कुल, इससे भी बड़ी खबर आने वाली है। लेकिन विजय, मुझे ये बताएं, चूंकि एक तो अनुप्रिया पटेल का मुलाकात करना गृह मंत्री के साथ में जाकर के, संजय निषाद का मुलाकात करना गृह मंत्री के साथ जाकर के, अभी OP राजभर को हम लोग सुन रहे थे, वो ये बात कह रहे थे कि अब तो बड़ी देर हो गई, ये लोग तो सिर्फ अभी यही चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जगह हो जाए या प्रतिनिधित्व अगर मिल भी जाता है तो इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। जो बातें या फिर जो चर्चाएं थी जिस पर अब पॉलिटिक्स भी हम लोग देख रहे हैं कि हो रही हैं कि अगर ये प्रतिनिधित्व मिल भी जाता है, कोई बड़ा फेरबदल होता भी है, तो जो साधने की कोशिश हो रही है विजय, क्या आपको लग रहा है कि वो हो पाएगा सही तरीके से, क्योंकि समय अब बहुत ज्यादा नहीं है विजय? देखिए, यहाँ पर केंद्र की मजबूरी भी है और जाहिर सी बात है, यही वजह है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के साथ में जो बातचीत है उन सभी समीकरणों पर बातचीत को ही लेकर के है। क्योंकि जब ओम प्रकाश 2019 में जब पार्टी छोड़ करके गए थे तब ऐसे हालात बिल्कुल नहीं थे कि यहाँ पर किसान बिल आया था या किसान बिल आने के बाद किसानों का इतना बड़ा आंदोलन था जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बाकायदा प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि अगर चुनाव से पहले यहाँ पर निषाद पार्टी या फिर अपना दल या फिर ऐसे छोटे दलों को संतोषजनक जगह नहीं दी गई तो ये सब भी विरोध पर उतर आएंगे। और सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि संगठन के अंदर भी और जो मौजूदा भाजपा विधायक हैं और कुछ मंत्री भी बगावत बिल्कुल कर सकते हैं अगर इसी तरह का मौजूदा हालात रहा। ये इस तरह की पूरी रिपोर्ट जो है वो BL संतोष की तरफ से जो हमें जानकारी मिली है कि कुछ ऐसी तैयार हुई है जिसको लेकर के केंद्र चिंतित है। और यही वजह थी कि इस पूरी लिस्ट को लेकर के लगातार पूरी कोशिश थी केंद्र की कि बगैर कोई ही
यहाँ पर इस तरह की चर्चा में आए, चुपचाप इस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर अपनी चीजों को स्पष्ट कर चुके हैं, यानी जो प्रदेश में 3% राजभर वोट हैं वो भाजपा के पक्ष में नहीं जाने की उन्होंने बाकायदा संकेत दे दिए। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि यहाँ पर वो अपनी एक अलग पार्टी के साथ में चुनाव लड़ेंगे। अपना दल और संजय निषाद की तरफ से भी यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह संजय निषाद आज बोल रहे थे वो भी अल्टीमेटम देते हुए ही नजर आ रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर हम समीकरण देखें तो टिकैत वहां पर लगातार किसानों के मामले का आंदोलन कर रहे हैं, यानी वहां से पंचायत चुनाव में बिल्कुल साफ हो चुकी थी भाजपा। और यह भी माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव से भी बहुत कुछ अच्छा वहां नजर नहीं आने वाला है। और ये समीकरण या ये बातें बिल्कुल भाजपा के ही वहां के विधायकों के जरिए से ये पूरी बात बताई गई है, जिस पर किसी प्रकार का भी कोई बैकफुट भाजपा लेने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है। और यही वजह है कि लगातार उस पर लंबा आंदोलन चला है और राहुल या कहा जाए केंद्रीय विपक्षी नेता जो है वो लगातार उस पर निशाने पर रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकफुट होना है मतलब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर सवालिया निशान लगाना, यानी वहां की सीटों का नुकसान तय है। 325 में इन्हें 225 सीटों का आंकड़ा चाहिए, तो ऐसे में इन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और इसी तरफ इन्हें पूरी तरह से देखना होगा और यहाँ के समीकरण को काफी मजबूत बिठा करके रखना होगा कि अगली बार फिर से भाजपा का कि यहाँ पर सरकार बने। तो ऐसे में इन छोटे छोटे दलों को साधना और साथ साथ में जो ब्राह्मण का 12% वोट है उसको भी अपने पक्ष में करना, क्योंकि ब्राह्मण भी लगातार नाराज चल रहे हैं और बड़े कोर वोटर माने जाते हैं भाजपा के। और ऐसे में ये बिल्कुल जो समीकरण नया बन रहा है उसके अनुसार ये बिल्कुल तय है कि जो मुस्लिम वोट हैं वो कहीं ना कहीं एक साथ वहीं पर वोट देंगे जो भाजपा के खिलाफ बड़ी मजबूती से लड़ रहा होगा। और इसके अलावा जो यादव समीकरण है वो इस समय लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। ठाकुर समीकरण इस समय भाजपा को वोट देने को तैयार है और साथ साथ में जो दलित के वोट कटे हुए हैं वो कांग्रेस और भाजपा में बटे हुए हैं, जिसमें 70 और 30% का पूरा आंकड़ा जो है ये राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, यानी ज्यादा प्रतिशत जो है वो भाजपा के पक्ष में जाना है और कम प्रतिशत जो है वो बसपा के पक्ष में जाना है जो दलित वोट है। तो और इसके अलावा थोड़ा बहुत कांग्रेस के खाते में भी ये पूरा का पूरा आंकड़ा बैठने वाला है, यानी ये जो 12% वोट है ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है कहीं ना कहीं सरकार बनाने में। इस बार ब्राह्मण वोटर जिस तरफ वोट करेंगे, अगर वो एक साथ समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश अगली बार सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन अगर एक बार भाजपा फिर से ब्राह्मण वोटरों को मनाने में सफल होती है तो भाजपा की सरकार बनेगी। नहीं, तो बिल्कुल विजय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और देखना यह है कि क्या जितिन प्रसाद के सहारे ये सद पाता है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जोड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत और इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।